नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होगे। सारे के सारे भाई मेरे जल्दी से उपस्थित हो जाओ। आज ये अंतिम क्लास है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक में हमने भाग 13, 14, 15 परिसीमन आयोग भी चुनाव आयोग से रिलेटेड था तो यही देख लिया छोटा सा। साथ में आज भाग 16 जो बेहद छोटा टॉपिक है, इसे भी कंप्लीट करके इनका हम मॉक टेस्ट लगाएंगे मंडे को। और जो डीपीपीज हैं 1, 2, 3 बनी हैं, मैंने वो दे दी हैं, लेकिन साथ में जो बाकी क्लासेस की है वो भी आज बन के आ जाएगी, तो कल तक अपलोड कर देंगे। इससे आराम से अपना आप देखना, क्वेश्चन और कंटेंट का रिवीजन करना। मंडे को मॉक टेस्ट लगाएंगे, मंडे को मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है मेरे साथियों, बोले फिर हम पॉलिटी को वापस से, क्योंकि हम लिंक करते हुए चीजों को पढ़ रहे थे, जो हमने संघात्मक एकात्मक व्यवस्था देखी थी उसके संबंधों के आधार पर टॉपिकों को तलाशते हुए पढ़ रहे थे। उसमें अपने टॉपिक हो चुके हैं। अब हम शुरुआत से वापस से कंटेंट को पकड़ेंगे। संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे, संविधान कैसे बना उसे देखेंगे, संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं, फिर धीरे धीरे जो उसके नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे भाइयों। रुखसर खान, नितेश, हंसदा जी, सुमित, सुजीता, उमेश साहू, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया हो। कंसेप्ट एक दिख रहा होगा, छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हैं। ये वोट देने का अधिकार, इसके बाद में सीधा पार्ट 16 पे ही जा रहा हूं, भाग नंबर 16 पे ही जा रहा हूं। जल्दी से सारे मेरे भाई आ जाएं फटाफट से, फटाफट से। कैसे हैं? ठीक है। वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार होता है, तो ये जानने के लिए आपको 2 कोर्ट केस पढ़ने पड़ेंगे। 2 कोर्ट केस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बेहतरीन। ठीक है। वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, बहुत बढ़िया। अवध सिंह, ये आप कह रहे हैं जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको रट्टाफिकेशन करवाया गया है, लेकिन संविधान की एक्चुअल परिभाषा जो है, संविधान के अगर किसी भी टर्म पे दिक्कत होती है, वाद विवाद होता है, तो आपको पता है डिसीजन किसके मान्य होते हैं, कौन देता है? सर सुप्रीम कोर्ट देता है। कौन देता है? सर सुप्रीम कोर्ट देता है। तो डिसीजन किसके मान्य होते हैं? सोनू जी, शिवरतन, सुवेंद्र, आदर्श, डुग्गू। ठीक है। किसके डिसीजन मान्य होते हैं? कौन व्याख्या करता है? अगर कोई कंसेप्ट बीच में फंसता है तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? सर कोर्ट करता है। तो मेरे बच्चे, एक कोर्ट केस है जिसे हम कहते हैं जावेद बनाम हरियाणा राज्य, जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य, और 2003 का एक कोर्ट केस है। कब का है? 2003 का। ठीक। जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य, जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य, जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य, जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य, ये कोर्ट केस था। और इसमें जो डिसीजन आया, इसमें जो कोर्ट का डिसीजन आया, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, पहली बात तो इसमें याद रखना, खास बात बता रहा हूं, बेहद खास। आपसे कोर्ट केसेस में यह नहीं पूछा जाता कि कितने जज बैठे हुए थे डिसीजन देने, कितने जज बैठे हुए थे डिसीजन देने। तो मेरे साथियों, यहां पर 3 न्यायाधीशों की, ठीक है, सीधे ऐसे लिखो, ये सुप्रीम कोर्ट भी हटा दो, सीधे ऐसे लिखो, यहां 3 न्यायाधीशों की, कितने जज बैठे हुए थे डिसीजन देने? 3। 3 जजों की, 3 जजों की पीठ, पीठ का मतलब होता है बेंच। ठीक है ना, कि जो बेंच का मतलब होता है जितने जज बैठे हो उसे बेंच कहते हैं। ठीक है। कितने जजों ने मिलकर डिसीजन दिया? 3। 3 जजों की बेंच ने निर्णय दिया, डिसीजन दिया। सर क्या निर्णय दिया था? क्या निर्णय दिया था? क्या निर्णय दिया था? तो मेरे बाबू, डिसीजन दिया कि सर राइट टू वोट इज अ लीगल राइट। वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार एक विधिक, वोट देने का अधिकार एक विधिक, एक विधिक, या विधिक को आप क्या भी कहते हो? सर कानूनी, विधिक या कानूनी,
अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार है। मतलब समझ में आया? मतलब समझ में आया? यानी कि आपसे जज साहब कह रहे हैं कि ये आपका लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब कानून ने दिया है। अगर कानून ने कह दिया कि ये लोग वोट नहीं डालेंगे, ये पागल है वोट नहीं डालेगा, ये दिवालिया है वोट नहीं डालेगा, ये अनिवासी है ये वोट नहीं डालेगा, ये विदेशी है ये वोट नहीं डालेगा, तो नहीं डालोगे। यानी कानून ने कहा है कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा, इसका मतलब ये कानूनी अधिकार है। और ये कह रहा है कौन सा केस? जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य। अब एक कोर्ट केस और है जिसमें एक और डिसीजन आया, सर क्या डिसीजन आया? इस कोर्ट केस का नाम है राजवाला वर्सेस हरियाणा राज्य। राजवाला ये माला मत कर देना। राजवाला वर्सेस हरियाणा राज्य, राजवाला वर्सेस हरियाणा राज्य। और ये कोर्ट केस जो था 2005 का है, 2005 का, 2005, ठीक है मेरे भाई, 2005 का एक कोर्ट केस है। ये कब का था सर? ये 2003 का था, ये 2003 का था, 2003। ठीक, इसमें क्या डिसीजन आया सर? तो मेरे बच्चे यहां जो जज थे, यहां दो थे, यहां दो जजों की बेंच यानी कि पीठ, कितने जज बैठे हुए थे? दो जजों की बेंच ने निर्णय दिया था। और क्या निर्णय दिया था सर? क्या निर्णय दिया था? कि वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार एक कैसा राइट है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सर, संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है बाबू लोगों? सर संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आए कि किस कोर्ट केस में यह डिसीजन दिया गया था कि वोट देने का अधिकार एक कानूनी या विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, तो आप क्या आंसर करेंगे? सर जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य। लेकिन वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में ही आर्टिकल 326 में बताया है कि कौन वोट डालेंगे? 18 साल से ज्यादा उम्र वाले, 18 साल जिसकी कम से कम आयु है वो वोट डालेगा। लेकिन संविधान में ये नहीं बताया कि पागल दिवालिया फिवालिया होगा उनका क्या है ना। ठीक, तो मेरे साथियों कुल मिला के राजवाला वर्सेस हरियाणा राज्य में ही कहा गया कि एक संवैधानिक अधिकार है, जबकि जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य में कहा गया था ये कानूनी अधिकार है। बताओ, इतनी बात क्लियर है? यानी आपसे क्वेश्चन आए कि वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, किस कोर्ट केस में कहा गया? राजवाला वर्सेस हरियाणा राज्य। वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है? जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य। इतनी बात क्लियर है? सर जी कॉलेज के लिए कौन सा बुक लेना चाहिए? कॉलेज के लिए मतलब मैं समझा नहीं हूं मिस साहब। ठीक है, क्लियर? सर ये बेस से यूपीएसआई का पेपर क्लियर। मेरे भाई मुझे ये पता नहीं कि क्लियर ना क्लियर, लेकिन इतनी गारंटी देता हूं संविधान मूल विधि के 24-25 क्वेश्चन आए, 24-25 ले जाना, 24-25 ले आना। रोशनी एक कम पड़ जाए तो मुझसे कह जाना, ठीक है? एक भी कम पड़ जाए तो मुझसे कह जाना, बस शर्त है कि कंटेंट को साथ के साथ रिवीजन में रखना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर 25 नंबर आपको दिलवा रहा हूं तो मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि हमारी लड़ाई एक दो क्वेश्चन की नहीं है, एक दो क्वेश्चन की बात होती तो अब तक सिलेबस निपट गया होता। एक दो क्वेश्चन की बात होती तो अब तक सिलेबस ही निपट गया होता। ठीक, आप किसी भी एप्लीकेशन का देखो, बहुत सारे लोगों ने संविधान मूल विधि का बैच खोल रखा है, बहुत सारे लोगों ने संविधान मूल विधि। पढ़ाते क्या है आप जाके देखना, पढ़ाते क्या, विजिट करके देखना। डेमो तो पढ़े होंगे, विजिट करके देखना। या आपकी मित्र मंडली ने ले रखा हो बैच,
उनका देख लेना। हो सकता है आप में से ही बहुत से महानुभाव हो जिसने ले रखा हो ईडब्ल्यू, केडब्ल्यू, टीडब्ल्यू या जिसका भी डब्ल्यू है फब्ल्यू है, ठीक है, जिसका भी ले रखा हो, जरा उनका कंटेंट देखना कि वो कराते क्या नहीं। उनका सिलेबस अब तक खत्म होने पे आ रहा होगा, वो ऐसे करा रहे हैं जैसे लड़ाई 1-2 क्वेश्चनों की है, जबकि अगर कहीं पे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएसआई 24-25 क्वेश्चन संविधान मूल विधि के आ रहे हैं, तो भैया 24-25 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो उसे कंटेंट भी उसी का चाहिए, कंटेंट भी उसी का। जब वो आधी से ज्यादा जीएस एक ही टॉपिक से पूछ ले रहा है आपके एग्जाम में, आधी से ज्यादा जीएस एक ही टॉपिक से पूछ ले रहा है, तो वो ये चाहेगा कि कंटेंट भी 1 नंबर पढ़ के आया वो बच्चा, वही कर पाएगा। क्लियर है? डन। अब देखो क्वेश्चन घुमाऊंगा मैं, सुनना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैंने कहा किस कोर्ट केस में कहा गया कि वोट देने का अधिकार एक लीगल राइट है, विधिक या कानूनी अधिकार है? सर जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य। सर किस कोर्ट केस में कहा गया कि ये एक संवैधानिक अधिकार है? राजबाला वर्सेस हरियाणा राज्य। इतना ठीक है, लेकिन कॉलेज में पॉलिटी के लिए तो कॉलेज के टीचर से पूछ लेना मेरे भाई, मेरे प्राण मत पियो यार प्लीज। वैसे सबसे बढ़िया बुक लक्ष्मीकांत है, ठीक। चलो अब मैं क्वेश्चन पलट रहा हूं। उसने कोर्ट केस नहीं पूछा, उसने पूछा वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तब आप क्या करोगे? घूम गए। वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन में विधिक अधिकार भी आ गया, ऑप्शन में संवैधानिक अधिकार भी आ गया, तब आप किसे टिक करोगे? वोट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? मुझे बताओ, मुझे बताओ। आर्या कह रही है कानूनी, आर्या कह रहे हैं कानूनी अधिकार है। वोट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? राजनीतिक, कानूनी या विधिक, या तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे? कैसा है, कैसा अधिकार है? संवैधानिक। दीपक भाई कह रहे हैं संवैधानिक। देखो अब यहां पे दिक्कत क्या है, दोनों डिसीजन कोर्ट केसेस में आए हैं, तो हैं तो दोनों सही, हैं तो दोनों सही, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कानूनी अधिकार किस कोर्ट केस में बताया गया? जावेद वाले में। संवैधानिक अधिकार किस कोर्ट केस में बताया गया? राजबाला वाले में। लेकिन मेरे बच्चे, जब क्वेश्चन आया कैसा अधिकार है, कोर्ट केस मत बताओ, वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो मेरे बाबू लोगों लिख लीजिएगा, इसका आंसर होगा कानूनी या विधिक अधिकार। कानूनी या विधिक अधिकार, कानूनी या विधिक अधिकार। सर ऐसा क्यों? दिमाग में आना चाहिए, सर ऐसा क्यों? मेरे बच्चे सर एक बात बताओ, 2003 पहले आएगा या 2005? मैं कहूंगा 2003 का केस पहले का होगा। सर तो हमारे लिए तो नया 2005 वाला है, हमारे लिए तो नया 2005 वाला है, हम तो उस डिसीजन को मानेंगे जो नए में आया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हम तो उस डिसीजन को मानेंगे जो नए में आया है। और हमारे लिए कौन सा नया है? सर 2005। लेकिन आप लोगों ने आधा इस बात को रट लिया है, आपको मास्टरों ने रटाया है, जिनसे भी आप पढ़े हैं, कि जो कोर्ट केस बाद में आता है, जो कोर्ट केस हमारे लिए नया होता है, हम उसी के डिसीजन को मानते हैं। ठीक है, हम उसी के डिसीजन को मानते हैं। और मैं बता भी देता हूं आपको कहां पे रटाया होगा। केशवानंद भारती केस और बेरूवाड़ी केस में, बेरूवाड़ी केस में जो 1960 में आया था, उसमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती केस जो 1973 का होता है, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधन हो सकता है। ठीक, आपको रटाया है, बताओ कौन सा नया है? आपने कहा सर 1973 का नया है। हाँ, तो जो नया है हम उसका डिसीजन फॉलो करते हैं। ये आधी अधूरी जानकारी है, आधी अधूरी। याद रखना, कोर्ट केस भले ही नया हो, कोर्ट केस भले ही नया हो, लेकिन मैटर करता है कितने जजों की बेंच बैठी है, कितने जजों की बेंच बैठी है। अगर जावेद वाले कोर्ट केस का डिसीजन बदलना है तो जजों की संख्या 3 से ज्यादा होनी चाहिए थी। अगर जावेद वाले कोर्ट केस का डिसीजन बदलना है तो जजों की संख्या 3 से ज्यादा होनी चाहिए थी। जिस डिसीजन को याद रखना, ज्यादा नंबर ऑफ जजेस देते हैं, जिस डिसीजन को
ज्यादा जजों की संख्या कोई डिसीजन देती है किसी कोर्ट केस में, वो ज्यादा मजबूत होता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मेरे बाबू लोगों, कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। क्यों है? क्योंकि यहां लिख लेना ब्रैकेट में या डबल स्टार लगा के, डबल स्टार लगा के, जावेद वर्सेस हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य। भले ही ये कोर्ट केस पुराना है, लेकिन जजों की संख्या क्या है? ज्यादा है। हरियाणा राज्य में नंबर ऑफ जजेस, जजों की संख्या, जजों की संख्या, जजों की संख्या, राजवाला वर्सेस हरियाणा राज्य, राजवाला वर्सेस हरियाणा राज्य में जजों की संख्या से ज्यादा थी। हरियाणा राज्य में जजों की संख्या से ज्यादा थी। जजों की संख्या से क्या थी? जजों की संख्या से ज्यादा थी। ठीक है, याद रखें मेरे साथियों, संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 137, कि सुप्रीम कोर्ट हमारे अपने पुराने दिए डिसीजनों को बदल सकता है, लेकिन बदलने के लिए जजों की संख्या हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा। यहां जजों की संख्या कितनी थी? सर यहां जजों की संख्या 2 थी, यहां जजों की संख्या 2 थी, तो ये उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। अगर यही 4 हो जाते, यही 4 हो जाते, तो हम इसका डिसीजन ज्यादा सही मानते। क्लियर है? हाँ, बड़ी बेंच के अकॉर्डिंग डिसीजन की वैल्यू बड़ी होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब चलें भाग 16 पर। भाग 16 छोटा सा है, तत्काल में खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसे लपेट लिया कि मैंने कहा बेमतलब में 5-7 मिनट की क्लास कराऊं, क्या फायदा, भाग 16 ही लपेट देते हैं। छोटा सा होता है, गिनती के 2, 4, 5 आर्टिकल आपको याद रखने, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, चले भाई, चले भाग 16 पार्ट नंबर 16, पार्ट नंबर 16, पार्ट नंबर 16 भाग 16। और भाग 16 में जो आर्टिकल हैं वो आपके 330 से लेकर 342 हैं। परेशान ना होना, हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें अपने मतलब के खास खास देखने। भाग 16 किससे रिलेटेड है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यहां लिखा हुआ है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध बोले तो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन related to certain classes, certain class। ठीक है भाई, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों की बात कर रहा है सर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एससी, फॉर एग्जांपल एसटी, फॉर एग्जांपल एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन वो अंग्रेज जो भारतीयों से विवाह करके भारत में ही रह गए, उनके बच्चे क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन, क्योंकि या तो अंग्रेज महिला थी या अंग्रेज पुरुष था। ठीक, भारतीयों से विवाह कर लिया, बच्चे क्या हो गए? एंग्लो इंडियन। पिता अंग्रेज, माता भारतीय, या माता अंग्रेज, पिता भारतीय, बेटा हो गया एंग्लो इंडियन। तो एससी, एसटी, ओबीसी, एंग्लो इंडियन, इनकी बातें हैं इसमें कुछ एक स्पेशल। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 330, ठीक है, छोटे छोटे आर्टिकल है, फटाफट लिख लेना, फटाफट, ज्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में एससी, लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का या आरक्षण, ठीक है, एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण, सीटों या स्थानों का आरक्षण, सीटों या स्थानों का आरक्षण, सीटों या स्थानों का आरक्षण। ठीक है भाई, 330 में यह बात लिखी है
कि लोकसभा में एससी और एसटी को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और ये जो आरक्षण है किस आधार पे दिया जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेना, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। सर जनसंख्या के अनुपात में का मतलब क्या है, जनसंख्या के अनुपात में का मतलब क्या है, तो समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ जनसंख्या पे आपने कहा 100 सीटें हैं। 1 करोड़ जनसंख्या पे कितनी सीटें हैं, 1 करोड़ जनसंख्या पे कितनी सीट, सर 100 सीट। आपने 1 करोड़ जनसंख्या पे कितनी सीट बना दी, सर 100 सीट बना दी। कोई दिक्कत, 1 करोड़ जनसंख्या पे 100 सीट है, यानी एक सीट कितनी जनसंख्या पे बनाई, एक सीट कितनी जनसंख्या पे बनाई होगी, सर 1 करोड़ पे 100 सीट, यानी कि 10 लाख पे 1 लाख पे 1 सीट। भाई 1 करोड़ का मतलब यही तो होता है, 1 करोड़ का मतलब यही तो होता है, गिन लेना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ पे 100 सीटें हैं, तो एक सीट कितने पे बनेगी, सर एक सीट बनेगी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख पे, कितने लाख पे, 1 लाख जनसंख्या पे 1 सीट बनेगी। क्लियर, जी हाँ सर। अब मेरी बात सुने, हमने पता किया कि इसमें से एससी कितने हैं, एससी जनसंख्या कितनी है, तो हमें पता चला एससी जनसंख्या है यहां पे 20 लाख। कितने लाख है, सर 20 लाख। हमने पता किया एसटी कितने हैं, सर एसटी जनसंख्या है 10 लाख या 8 लाख, 8 लाख। ठीक, तो जनसंख्या के अनुपात में आपको सीट का मतलब है, और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का मतलब है कि हमने एक सीट डिसाइड की है 1 लाख पर। आपकी जनसंख्या है 20 लाख, तो 20 लाख जनसंख्या के लिए कितनी सीट हो जाएंगी सर, 20 सीट हो जाएंगी। 1 लाख पे 1 सीट है, तो 8 लाख जनसंख्या वालों को कितनी सीट दोगे सर, 8 सीट। यानी कि यहां 20 सीट आपने रिजर्व कर दी, यहां 8 सीट आपने रिजर्व कर दी। ये आपको समझाने के लिए था, उम्मीद है समझ में आया होगा। वैसे वर्तमान में एससी के लिए लोकसभा में, वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, वर्तमान में 84, वर्तमान में 84 सीटें आरक्षित हैं। और एसटी के लिए कितनी आरक्षित हैं, एसटी के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित हैं, वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित हैं मेरे बच्चे, वर्तमान में एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें, 47 सीटें। कितनी सीटें, 47 सीटें। समझ में आया, ये है 330। सेम ऐसा ही 332 है, पहले मैं 332 लूंगा क्योंकि सेम है, कंसेप्ट सेम है। यहां लोकसभा है, वहां राज्यों की विधानसभा की बात की गई है, वहां राज्यों की विधानसभा की बात की गई है। वहां भी जो सीटें बटेंगी वो जनसंख्या के अनुपात में बटेंगी। ठीक है, टोटल जनसंख्या में जितने परसेंट एससी हैं उतनी परसेंट सीट एससी को दे देंगे, टोटल जनसंख्या में जितने परसेंट एसटी हैं उतना ही परसेंट सीट एसटी को दे देंगे। डन है, चलिए 330 जैसा 332 है, 332 तो छुटका सा है, अभी समाप्त कर दो। 332 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य विधानसभा के में, प्रत्येक राज्य विधानसभा में, प्रत्येक राज्य विधानसभा में, प्रत्येक राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों या स्थानों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण। ठीक है, सेम है, और यहां भी वही सेम लाइन है सर। किस रेशियो में मिलेंगी, जनसंख्या के रेशियो में, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। जो एग्जाम्पल अभी समझाया था ठीक उसी तरीके से, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, सेम वही फंडा है।
बस लोकसभा की जगह क्या लिख दिया है, विधानसभा। अब 331 और 333 ये दोनों एक से हैं, 331 और 333 ये दोनों एक से हैं। देखो 331 में क्या लिखा है, 331 में लिखा हुआ है कि मेरे साथियों लोकसभा में एंग्लो इंडियन वर्ग का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मतलब होता है आंग्ल भारतीय, ठीक है भाई, अब आ रही है आवाज, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा आर्टिकल 331 में क्या है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का वर्ग का प्रतिनिधित्व, और कितनी सीटें आरक्षित थी लोकसभा में, 2। जबकि विधानसभा के लिए आर्टिकल कहता है 333 कि प्रत्येक विधानसभा में आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व, और इसके लिए कितनी सीटें आरक्षित थी, 1। सर ठीक है वो कह रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे कब तक इनको एंग्लो इंडियन बोलते रहोगे, कब तक इनको एंग्लो इंडियन बोलते रहोगे भाई। ऐसे अंग्रेज जो आजादी के बाद यहीं रह गए, भारतीयों से विवाह किया, उनके बच्चे हुए, तो अंग्रेज प्लस भारतीय का बच्चा एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। लेकिन उसने फिर भारतीय से शादी कर ली, फिर उसके बच्चे हो गए, अब तो वो यार पूरे भारतीय हैं, कब तक उनको एंग्लो इंडियन कहोगे। तो अब इनकी संख्या ही नहीं बची, तो इनको सीटें आरक्षित करने से फायदा ही क्या है। अब ये एंग्लो इंडियन है ही नहीं, कब तक इनको एंग्लो इंडियन कहोगे भाई। पिता अंग्रेज या माता अंग्रेज होनी चाहिए थी, है ही नहीं। अब तो वो भारतीयों से विवाह कर रहे हैं और उनके बच्चे हो रहे हैं, भारतीयों से विवाह कर रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, कब तक एंग्लो इंडियन। तो जब इनकी संख्या ही नहीं बची तो इनको सीट देने का फायदा क्या। तो हमने क्या किया, ये एंग्लो इंडियन सीट्स को क्या कर दिया गया, 104वें संविधान संशोधन से 144th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सीट्स को समाप्त कर दिया गया।
समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई, समाप्त कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन से ये सीट खत्म कर दी। 331, 333 का मतलब ही खत्म। अब ये जो चारों आर्टिकल आपने अभी देखे, 330 जिसमें लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण, 332 विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण, 331, 333, इनमें हर 10 साल में, शुरुआत में जब संविधान बना था तो यह तय हुआ था कि भैया ये आरक्षण जो है केवल, ये आरक्षित सीट है केवल 10 साल के लिए बनाई जा रही है। शुरुआत में जब संविधान बनाया था हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें यह लिखा हुआ था कि ये जो चारों आर्टिकल हैं, यानी कि लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं वो केवल 10 साल के लिए दी जा रही हैं। लेकिन हर 10 साल में इन्हें संशोधन करते करते इनको आगे बढ़ा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है ना, हर 10 साल में इनको क्या बढ़ा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। ये बात लिख लीजिएगा, यहां मैं मेंशन भी कर देता हूं नोट डाल के, कि जो भी अभी तक मैंने प्रोविजन बताए हैं, उपर्युक्त प्रावधान, उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर वाले, जो पिछली स्लाइड तक पे बताए, उपर्युक्त प्रावधान, उपर्युक्त प्रावधान मूल संविधान में, मूल संविधान में शुरुआती 10 वर्ष के लिए आए थे, लेकिन लगातार 10 वर्षों बाद संविधान संशोधन से बढ़ते रहे हैं। ठीक है, उपर्युक्त प्रावधान मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में शुरुआती 10 वर्षों के लिए आए थे, शुरुआती 10 वर्षों के लिए आए थे, शुरुआती 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए आए थे, 10 वर्ष के लिए आए थे, 10 वर्ष के लिए आए थे, लेकिन बट लगातार संशोधन के द्वारा, बट लगातार संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा इनको आगे बढ़ाया गया, इनको आगे बढ़ाया गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ाया गया, क्योंकि आपको पता है ये अब सरकार का वोट बैंक बन चुके हैं, सरकार इनको छेड़ना नहीं चाहती। फिर भी आप कहेंगे सर एंग्लो इंडियन को खत्म क्यों कर दिया, तो बच्चे इनकी संख्या ही नहीं बची। सर एससी एसटी क्यों नहीं कर रहे, बच्चे एससी एसटी तो है ना, उनका कैसे खत्म कर दें। तो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमने एंग्लो इंडियन सीट तो खत्म कर दी, ये एंग्लो इंडियन की जो आरक्षित सीट थी लोकसभा विधानसभा में ये खत्म कर दी, लेकिन जो लोकसभा विधानसभा में एससी एसटी सीट थी उनका आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया, उनका आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। इस पॉइंट को यहीं लिख लेना, इसी संविधान संशोधन से बढ़ा था। ठीक है ना, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, आर्टिकल 330 इनका आरक्षण बढ़ा दिया। आर्टिकल 330 यानी लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण, और आर्टिकल 332, आर्टिकल 332 में लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया, 2030 तक के लिए, 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक है भाई, लेकिन शुरुआत में केवल 10 वर्ष के लिए आया था और इसे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं संशोधनों के द्वारा। ठीक है, एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया इस बार, इनको बढ़ा दिया 2030 तक के लिए। इतनी बात क्लियर है, बोले ये इतनी बात क्लियर है। अब छोटे छोटे 3 पॉइंट हैं गिनती के, आयोगों की बात है जो आपसे पूछी जाती है, आपको कोई मतलब नहीं है। 34, 35, 36, 37 से सीधा चलेंगे मेरे बच्चे 338। ठीक है, 338 है, 338 भी। आइए सीधा चलिए 338 पर। यहां से प्रश्न कम पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। 338, आर्टिकल 338,
338 में होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है भाई, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपसे कभी पूछे किस आर्टिकल में? 338 में, 338 में, आर्टिकल 338 ए, इसी में ही है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग। ठीक है, नेशनल एसटी कमीशन आर्टिकल 338 है, नेशनल एससी कमीशन आर्टिकल 338, और ओबीसी कमीशन किसमें है? तो सर 338 बी में है, 338 बी में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड, नेशनल बैकवर्ड कमीशन। ठीक है, पिछड़ा वर्ग बोले तो ओबीसी आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है भैया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। परेशान ना होना, जब आयोग पढ़ाऊंगा तब आपको इनका भी जिक्र लाऊंगा, तब इनको भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आर्टिकल की बात थी तो मैंने बता दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी के लिए 338, एसटी के लिए 338 है, ओबीसी के लिए 338 भी। बाकी जब आयोग पढ़ेंगे तब इनकी जानकारी और लेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए फिर इसमें 2-3 आर्टिकल आपको और याद कर लेने हैं, फटाफट से लिख देता हूं। एक है जैसे 340, 341, 342। 340 सबसे पहले, 340 क्या कहता है? 340 कहता है मेरे भाई कि पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पिछड़े वर्गों की जो पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, पिछड़े वर्गों की जांच, पिछड़े वर्गों की दशाओं की, दशा यानी कि कंडीशन की, कैसी कंडीशन है पिछड़े वर्ग की। ठीक है, पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच कह लो, अन्वेषण कह लो, एक ही बात है। जांच या अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है भाई, पिछड़े वर्ग बैकवर्ड क्लास की क्या कंडीशन है, कैसी दशा है, ठीक, इसकी जांच के लिए, इसकी अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 340 कह रहा है। ठीक है भाई, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पिछड़े वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास के लिए उनकी कैसी कंडीशन है, कैसी दशाएं हैं, इसकी जांच, इसकी अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, मनोनीत करते थे राष्ट्रपति जी, हाँ उमेश साहू एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, उनका चुनाव नहीं होता था। ये आप पढ़ोगे जब लोकसभा बताऊंगा, नॉमिनेशन और मनोनयन के बारे में, है ना, मनोनीत। अब लोकसभा में सारी सीटें चुनाव वाली हैं, कोई मनोनीत नहीं होता लोकसभा में, याद रखना। ऐसे ही विधानसभा में भी। आर्टिकल 341 क्या कहता है? 341 कहता है राष्ट्रपति किसी जाति को एससी घोषित कर सकते हैं। किसी जाति को एससी का मतलब हो गया अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करने का राइट किसके पास है? ठीक है, किसी भी कास्ट को एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करने का राइट किसके पास है? राष्ट्रपति के। ठीक है, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कौन कर सकते हैं?
राष्ट्रपति या आर्टिकल 341, और सेम पॉइंट 342 में है, बस यहां एसटी आ जाता है। 342 राष्ट्रपति किसी भी जाति को, राष्ट्रपति किसी जाति को एसटी घोषित कर सकते हैं। एसटी घोषित कर सकते हैं। क्या घोषित कर सकते हैं? एसटी घोषित कर सकते हैं। एसटी घोषित कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, किसी भी जाति को एससी या एसटी कौन डिक्लेयर करता है? राष्ट्रपति। इनको ये राइट दिया है। एससी घोषित करने का राइट आर्टिकल 341 और एसटी घोषित करने का राइट 342। और एक खास बात बता रहा हूं दोनों के लिए, घोषित तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई एससी कैटेगरी में कोई कास्ट आ रही है या एसटी कैटेगरी में कोई कास्ट आ रही है, कास्ट यानी जाति, कोई जाति एससी में आ रही है, कोई जाति एसटी में आ रही है, अब आप उसे बाहर निकालना चाहते हो कि भैया इसे एससी कैटेगरी से बाहर निकालो, ओबीसी में डाल दो या जनरल में डाल दो, इसे एसटी कैटेगरी में से बाहर निकाल के एससी में डाल दो या ओबीसी में डाल दो या जनरल में डाल दो। तो एससी कैटेगरी से किसी जाति को बाहर निकालना किसके हाथ में है, या एसटी कैटेगरी से किसी भी जाति को बाहर निकालना किसके हाथ में? तो मेरे साथियों इस पॉइंट को खास लिख लेना नोट डाल के, एससी या एसटी वर्ग से किसी जाति को राष्ट्रपति की अधिसूचना पर राष्ट्रपति की अधिसूचना पर यानी बताएंगे राष्ट्रपति ही, लेकिन कौन करेगी ये काम? अधिसूचना पर संसद द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यानी किसी भी जाति को अगर एससी या एसटी घोषित करना है तो अकेले राष्ट्रपति कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाहर निकालना है तो राष्ट्रपति केवल प्रपोजल रखेंगे कि भैया मुझे लगता है इस जाति को एससी कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए या एसटी कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए। तब ये काम कौन करेगी? तब ये काम करेगी संसद। यह है पार्ट नंबर 16। बोलिए बात क्लियर हुई? मंडे को इनका होगा मॉक टेस्ट, जिसमें भाग 13, भाग 14, भाग 15 परिसीमन आयोग के भी एक आध क्वेश्चन, और साथ में ये भाग 16 छोटा था, बता दिया आपको, खत्म कर दिया। ठीक, अब जो हम टॉपिक पकड़ेंगे ट्यूसडे से, वो संवैधानिक इतिहास से चीजों को घुमाएंगे, क्योंकि संघात्मक एकात्मक को बेस बनाकर, आधार बनाकर हम जो आगे बढ़ रहे थे, उससे लिंकेज टॉपिकों को देख रहे थे, उसकी सीरीज खत्म हो गई। अब हम शुरुआत से चीजों को पकड़ते हुए चलेंगे। संवैधानिक इतिहास, संविधान कैसे बना, संविधान सभा क्या थी, संविधान के स्रोत, विशेषताएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी एटसेट्रा, राष्ट्रपति वगैरह। चलें, तो आज के लिए इतना ही। सभी से मुलाकात मंडे को होगी मॉक टेस्ट के साथ। पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, साथ के साथ सिलेक्शन चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे वादा इतना कर सकता हूं कि साथियों कंटेंट में से बाहर से कुछ नहीं आएगा, इतना बिलीव रखो, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं इतना वादा आपसे कह के चलता हूं कि आप अगर इसे पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, बाहर से कुछ नहीं आएगा। संविधान मूल विधि के सारे क्वेश्चन चटका दोगे आप, वादा है, लेकिन चटका वही पाएगा जिसने पूरी तैयारी की होगी। ठीक है, क्लियर? बाकी आप जिससे चाहो उसके संविधान मूल विधि को देखना, अभी मूल विधि नहीं हुई है, मूल विधि में और जादू देखोगे। संविधान भाई ने पढ़ रखा होगा, उसके संविधान को देखना, अपने संविधान को देखना, और जगह वो क्या पढ़ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा आप कहां हो। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।